नमस्कार दोस्तों, मैं सी एकता अग्रवाल। वेलकम बैक टू आवर जीएसटी लर्निंग सेशन। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का पार्ट 1। उसमें हमने कवर किए थे 4 टॉपिक्स। फर्स्ट इज व्हाट इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज व्हाई इज रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, थर्ड इज बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फोर्थ इज वेरियस सिचुएशंस अंडर रजिस्ट्रेशन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप चेक कर सकते हो। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, अगर कोई 10 मिनट की वीडियो आपको कुछ सिखा के जा सकती है सो प्लीज नॉलेज लीजिए, स्किप मत करिए वो वीडियोस को। बस इतना ही बोलना था। आज हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का पार्ट 2, दैट इज द मेन पार्ट। किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना होगा एंड किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सेकेंड टॉपिक हम कवर करेंगे इज कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर रजिस्ट्रेशन। चलिए आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन 3 सिचुएशंस में लेनी होती है। फर्स्ट इज क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, सेकंड इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, थर्ड इज वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अगर कोई सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई करता हो, टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसपे जीएसटी चार्ज होता है एंड उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट को एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अगर कोई सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई करता हो एंड उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट को एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में उनका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया है थ्रेशोल्ड लिमिट को। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब हम समझते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में हम मिलाने के लिए सारे चीजों को ऐड कर देंगे। किन चीजों को? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब जिसपे जीएसटी चार्ज होता है। आप जितना भी सप्लाई करते हो वो सप्लाई जिसपे जीएसटी चार्ज होता है उनको ऐड करिए, प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई दैट इज जिसपे जीएसटी चार्ज नहीं होता वो आप ऐड करिए, प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर आप एक्सपोर्ट में एंगेज हो, गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों के ही, तो उनको आप ऐड करिए, प्लस इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो तो आप उसको भी ऐड करिए। एक पर्सन का एक पैन के अंडर पूरी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं एक पैन के अंडर, वो सारे बिजनेसेस का सप्लाईज को ऐड करके हम एग्रीगेट टर्नओवर मिलाते हैं। अब हम देखते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। थ्रेशोल्ड लिमिट 2 है, एक है 40 लाख, एक है 20 लाख। अब 40 लाख किन के लिए है एंड 20 लाख किन के लिए है? 40 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर उन लोगों के लिए है जो कि ओनली गुड्स में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, जो कि ओनली एंड ओनली गुड्स में डील करते हैं, वो सर्विसेज में डील नहीं करते, तो उनके लिए लिमिट हो जाता है 40 लाख रुपीस। और 20 लाख किन के लिए है? जो सप्लायर ओनली गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला के डील करते हैं या फिर सर्विस में ही ओनली डील करते हैं, तो उनके लिए लिमिट हो जाता है 20 लाख रुपीस। दैट इज अगर कोई सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करते हो या फिर ओनली सर्विसेज में डील करते हैं तो उनके लिए लिमिट है 20 लाख रुपीस। और अगर आप ओनली गुड्स में डील करते हो तो आपके लिए लिमिट है 40 लाख रुपीस। ये लिमिट कुछ स्टेट्स एंड स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए डिफरेंट है, दैट इज 20 लाख एंड 10 लाख है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब किन लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा? मतलब कंपल्सरी मतलब ये जो हम लिमिट दे रहे थे 40 लाख एंड 20 लाख, इन लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपने 1 रुपए की भी अगर आप सप्लाई करते हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता होगी। किन लोगों को? जो इंसान इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करता हो। अब इंटर स्टेट का मतलब है अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई गुड सप्लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में अगर कोई गुड सप्लाई करता है तो हम उसे बोलते हैं इंटर स्टेट।
अगर कोई इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो, मतलब वो गुड्स जिस पे जीएसटी चार्ज होता है वो गुड्स की सप्लाई कर रहा हो, ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो आप लिमिट के अंदर आओगे, लेकिन आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हो, दैट इज गुड्स का कंपोनेंट है वहां पे, तो आपके लिए ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है और आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दैट इज अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जीएसटी के अंडर। थर्ड सिचुएशन इज वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, दैट इज अपने आप से, अपने मन से अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए कि आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी के अंदर, तो आप वॉलेंटरली अपने आप से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, लेकिन आपको रजिस्टर्ड पर्सन ही माना जाएगा एंड जीएसटी के सारे कंप्लायंसेस, मतलब जो भी लॉस है, पेमेंट्स है, रिटर्न्स है, आपको सब ही को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम सीखते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ रजिस्ट्रेशन। कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को कि वो आइदर रेगुलर स्कीम में जा सकते हैं या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम नॉर्मली स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होते हैं जो कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम में जीएसटी ना चार्ज कर सकता है कॉम्पोजिशन डीलर, ना ही कलेक्ट कर सकता है। दैट इज कॉम्पोजिशन डीलर को जीएसटी चार्ज करना एंड कलेक्ट करना अलाउड नहीं है। एंड कॉम्पोजिशन स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी नहीं मिलती। दैट इज उन्होंने जो टैक्स ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है परचेस करते वक्त, वो टैक्स का डिस्काउंट वो नहीं ले सकते। ये एक लॉस है कॉम्पोजिशन डीलर के लिए। एंड कॉम्पोजिशन डीलर को प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस हिसाब से मेंटेन करते हुए आए हैं वैसे ही मेंटेन कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन डीलर को एक फिक्स रेट ऑफ जीएसटी ही पेमेंट करना पड़ता है। दैट इज अगर आपको पता हो हर एक गुड्स एंड सर्विसेज में जीएसटी का रेट अलग अलग है, लेकिन कॉम्पोजिशन डीलर को एक फिक्स रेट ही पेमेंट करना पड़ता है जीएसटी का। अब लिमिट क्या है कॉम्पोजिशन डीलर की? दैट इज कौन इंसान है जो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम का लिमिट है 1.5 करोड़ रुपीज। दैट इज अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर में, मतलब पिछले वाले ईयर में आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ थी, 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं हुई है, देन आप करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए योग्य होंगे। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 18-19 एंड 19-20 आपको देखना है कि मैं 19-20 में कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता हूँ या नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा 18-19 का एग्रीगेट टर्नओवर जो हमने पहले सीखा था। पूरी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, आप जितने भी एक पैन के अंडर बिजनेस कर रहे हो, सारी सप्लाई को ऐड करके आपका एग्रीगेट टर्नओवर बनता है, लेकिन उसमें जीएसटी कंपोनेंट नहीं आएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर आप 18-19 साल का देखोगे, दैट इज 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का टर्नओवर में आपका टर्नओवर एग्रीगेट 1.5 करोड़ तक का है, उससे एक्सीड नहीं हुआ है, तो आप 19-20 में कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप 19-20 में 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर हो गया है, तो आपको 19-20 में ही कॉम्पोजिशन स्कीम से हटकर रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। अब हम सीखते हैं किस रेट में अलग अलग कॉम्पोजिशन डीलर को किस रेट में जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। कैटेगरीज ऑफ पर्सन, सेंट्रल रेट, स्टेट रेट, टोटल रेट एंड बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। तो किस रेट में कॉम्पोजिशन डीलर को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कॉम्पोजिशन डीलर मैन्युफैक्चरर है तो उसे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%, दैट इज सेंट्रल टैक्स 0.5% एंड स्टेट टैक्स 0.5%, दोनों ऐड करके हो गए 1%। दैट इज एक स्टेट में उन्होंने जितना भी टर्नओवर किया है वो टर्नओवर का 1% आपको जीएसटी पेमेंट करना होगा। सेकेंड इज
रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज। अगर कॉम्पोजिशन डीलर एंगेज है रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज में तो उनको जीएसटी का रेट पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%, दैट इज 2.5% सेंट्रल टैक्स एंड 2.5% स्टेट टैक्स। वो एक स्टेट में जितना भी टर्नओवर हुआ है, जितना भी टोटल सप्लाई हुआ है, उसका 5% उनको कॉम्पोजिशन टैक्स में पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटी का। थर्ड इज अदर सप्लाईज, दैट इज ट्रेडर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर कवर हो गए, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड हो गए, एंड थर्ड ट्रेडर्स और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के लिए जीएसटी का पेमेंट क्या है? 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ स्टेट। मतलब इन लोग के लिए ओनली जो गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें जीएसटी अप्लाइड है, जो ओनली टैक्सेबल है, उसका 1% देना पड़ेगा। मतलब मैन्युफैक्चरर्स लोग को अगर कुछ एग्जेम्प्ट भी कर रहे हैं, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों की सप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों को मिला के 1% देना पड़ेगा। वैसे ही रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज का है, अगर वो कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों को मिला के 5% उनको देना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडर्स के लिए एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए ओनली वो सप्लाई जिसपे जीएसटी चार्ज होता है उसका 1% उनको देना पड़ेगा जीएसटी। एंड कॉम्पोजिशन डीलर कौन कौन एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो आइसक्रीम के, पान मसाला के, टोबाको एंड टोबाको सब्स्टिट्यूट्स के, देन आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। लेकिन ये ओनली मैन्युफैक्चरर है। अगर आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करते हो आइसक्रीम का, पान मसाला का, टोबाको एंड टोबाको सब्स्टिट्यूट, ऑल दैट गुड का, देन आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अलाउड हो आने के लिए। दोस्तों, आज हमने सीखा रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का पार्ट 2, दैट इज हु आर द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड composition scheme under GST. In the next video, we will learn tax invoice under GST and various forms under GST. आशा करती हूँ इन वीडियो से आपकी कुछ क्वेरीज सॉल्व हो रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।